अगर हमको महाराष्ट्र मुस्लिम संघ को एक ऐसी पोस्ट दे कि हम तुम्हारी पार्टी के लिए भी काम कर सके, पूरे महाराष्ट्र में घूम के, अरे गवर्नमेंट पोस्ट, एक तो माइनॉरिटी कमीशन है, वो कमीशन से अगर करना चाहिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी माइनॉरिटी कमीशन पे बैठे सिर्फ ओहदे पे जाके बैठे और रोना बोलते बैठे, उससे हम पूरे महाराष्ट्र में घूम सकते हैं, आपके पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। हमको ये फायदा हो जाएगा कि प्रोटोकॉल मिलेगा, हमको इजी हो जाएगा, हमको रुकने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि आपके इतना खर्चा कर सके, तो हम एक लिमिटेड सोर्सेज रखते हैं। तो अगर हमको कोई ऐसा ये मिला तो हम उस जरिए से के लिए, समाज के लिए, और उससे कांग्रेस को भी फायदा हो जाएगा और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। तो ये दोनों को फायदा हो जाए। अभी रिक्वेस्ट करता हूँ नाना जी अपना ये रखेंगे बयान पेश। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत मुबारक देना चाहूँगा। 19 तारीख को ईद मिलाद की भी आपको मुबारक आशीष से देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग उस दिन साथ में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आज से देता हूँ। महाराष्ट्र मुस्लिम संघ की ओर से आज महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाई, और बुजुर्ग तो है नहीं सब, आप भी मेरे भाई हैं, और एक हमारी बहन है जो पेपर में लिखती है। हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के सीनियर नेता और माजी मंत्री और हमारे पार्टी के कार्याध्यक्ष नरसिंह भाई, हम हमारे होस्ट जो है उनको तो हम कोई यूसुफ भाई को तो कोई अपन बोलने का कोई कारण नहीं बनता है। जब भी आए वो जिंदा दिल आदमी है। बिल्कुल। हमारे इस कार्यक्रम के जो महाराष्ट्र मुस्लिम संघ के जो हमारे अध्यक्ष है हमारे फकीर ठाकुर जी, और सभी हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम संघ के पदाधिकारी, मुझे लगता है कि ये समय जो है ये नफरत का और लड़ने का नहीं। आपने जब मेरे बारे में उल्लेख किया कि हमने पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, मैं तो ओरिजिनल कांग्रेस ही था, लेकिन जो वादे हुए, जो सपने दिखाए गए, उस वादे और सपने में मैं और हमारे साथ तुम्हारे में से बहुत सारे लोग उस वादे और सपने में गए। क्योंकि घर का मुखिया जो होता है, मुखिया सब बच्चों की तरफ ख्याल करता है, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं कि नहीं ये बाप अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये जो बता रहा है, जो अपने को भड़का रहा है, वही ये बात सही, ये आदमी हमको अच्छा बता रहा है, और हम उस बहकाव में जाते हैं। हम भी उसमें से, मेरा तो पॉलिटिकल ये रिवेंज था जो हमारे भंडारा गोंदिया में हमारे सभी साथियों को, खान साहब को भी बताया कि प्रफुल्ल पटेल, जो मैं बार बार कांग्रेस की लाइन छोड़ू वही कोशिश में रहता था, लेकिन अब क्या करें, वो एक बार छोड़ के दिखते और देखे दिखते, और उस लड़ाई में चले जाने के बाद जब हमने देखा कि जो सपने हमें 2014 में दिखाए गए, और जैसे ही नोटबंदी और जीएसटी लागू हुई तो हमको उनकी असलियत सामने आई। क्योंकि पार्लियामेंट में कानून आता है, जब जीएसटी का कानून आया तो उसमें हम लोगों ने समझ लिया कि इनकी नीयत साफ नहीं, देश को फाइनेंशियल कमजोर करना चाहते हैं, देश को नहीं तो देश के आम लोगों को भी फाइनेंशियल कमजोर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ तो होती है कि जब जैसे शरीर में खून की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर पैसा ही रुक जाए
तो आदमी पैरालिसिस, सीधा उसको फाइनेंशियल पैरालिसिस सबसे खतरनाक चीज होती है। और जब हमने उनके साथ जब कहा कि इस विषय में जब चर्चा हुई हमारी, जैसे हम लोग बैठे वैसे ही पीएम मोदी के सामने हम बैठे थे, सभी सांसद थे, तभी हमने ये सवाल पूछा कि भाई जीएसटी आपने लाया है, तो ये जीएसटी में हिस्सेदारी जो है, क्योंकि नया फाइनेंशियल रिफॉर्म इस देश का था, क्योंकि इससे नया भारत बनने वाला था जो सपना दिखाया जा रहा है, तो इसमें आम पब्लिक का क्या हिस्सा रहेगा, किसान का क्या हिस्सा रहेगा, क्योंकि जब हमारी जो पहली फाइनेंशियल जो हमारा ये था स्टेटस था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वो था कि बड़े से टैक्स लेना और छोटे आदमी तक वो पैसा पहुंचे, रास्ते बने, गाँव में स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, ये जो भी रिसोर्सेज थे, बिजली थी, वो सब रिसोर्सेज, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्थिक कानून का था, उसके आधार पर हम सब लोग, आज कोंकण से हो, विदर्भ से हो, मराठवाड़ा से हो, पश्चिम महाराष्ट्र से हो, सभी तरह के उत्तर महाराष्ट्र से हो, सभी लोग कोई ना कोई गाँव से हम लोग हैं। और हम लोगों को जो भी है कि जो फाइनेंशियल व्यवस्था बनती गई, इसलिए हम लोग मुख्य धारा में है। उसी समय में आज रोका जाता था, उसी समय अगर आज का जीएसटी रहता तो तुम हम यहाँ पे नहीं दिखते, कहीं ना कहीं गाँव में हाथ चलाते रहते, कहीं ना कहीं अपन खेती मजदूरी करते, यही पोजीशन है। अब अगर आप सब पढ़े लिखे हो करके मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ, जीएसटी को आपने अगर पास से देखा तो जीएसटी ये हमारे से लूटने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के हिस्से में बहुत कम पैसा, केंद्र के हिस्से में थोड़ा ज्यादा, और लेकिन अंबानी अदानी जैसी व्यवस्था जो है उनके पास पैसा ज्यादा जाएगा, ऐसा रिफॉर्म बनाया गया। तो हमने कहा कि बड़े लोगों को पैसा जाएगा और हर आदमी टैक्स पेयर हो जाएगा। जीएसटी में सब लोग टैक्स पेयर हो गया, कागज पे नहीं, अपन लोग सब टैक्स पेयर हो गए। सादा मोबाइल का रिचार्ज करोगे तो भी उसमें जीएसटी लगता है। तो आपने देखा होगा कि उसका परिणाम कि कोरोना के समय में सब तरफ देश में इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोगों के रोजगार बंद हो गए, सब लोग घर में बैठ गए, सबके पैसे खत्म हो गए। लेकिन मार्च का जब कोरोना का 1 साल पूरा हुआ तो अंबानी और अदानी की 4 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी। जो मैंने जीएसटी के बारे में उस समय मैंने हमारे मीटिंग में कहा था, वही बात सामने आई। अगर उनके भी जैसे तुम्हारे धंधे बंद हो गए तो वैसे उनके भी हो गए। अब उनके 4 गुना बढ़ने का कारण कोई नहीं था, अभी तो उनका भी लॉस आना था। आपने क्योंकि हम सब लोग का पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। सरकार कहती है, इसलिए केंद्र सरकार भी बार बार ये कहती कि हमारे पास पैसे नहीं है, राज्य सरकार बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है। आखिर पैसा कहाँ गया? अब दुनिया का 1 नंबर अंबानी अगर अमीर बनता है तो उसका एक में कारण है कि जीएसटी। तो मैं ये हो गया पहला पेज। कोरोना में भी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी उस बात का उल्लेख किया। मैं तो शुरुआत से कह रहा था कि अमेरिका ये चाइना के माध्यम से कोरोना ये तो मानव निर्मित था, कोई नेचर का नहीं था, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और अमेरिका ने भी उस बात को दोहराया और अमेरिका ने चाइना में अभी टीम भी भेजी। अभी परसों उसका और ऐलान कर दिया कि जाके वहां पे ये पूरा इंक्वायरी करेंगी चाइना उसको। लेकिन आप चाइना को अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो चाइना वो वहां का उतना एरिया छोड़ा कि चाइना पूरा खुला था। चाइना को कुछ नहीं हुआ। चाइना सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन चुका है दुनिया में। चाइना सबसे अमीर देश बन चुका है। और हमारा जितना भी बॉर्डर्स है, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हमारा अभी तालिबानी का अफगानिस्तान हो, सब चाइना के अब कब्जे में आ चुका है। पहली तो बात है हम हिंदुस्तान, मैं तुमको एक बात कहूं, क्योंकि हमारा देश बचेगा तो हमारी ये लड़ाई शुरू रहेगी। बिल्कुल, हमारा देश का संविधान बचेगा तो ये लड़ाई शुरू रहेगी। नहीं तो आके जालियांवाला हत्याकांड के जैसे हमारे पे कल आके फायरिंग कर देंगे। वो समय आने का कोई ज्यादा देर नहीं है, वो समय आ चुका है। उसका प्रयोग भी हो चुका है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, लखीमपुर का। मैं तुम्हें कांग्रेस की वकालत कर रहा हूँ, उसका ये अर्थ नहीं लगा। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन पहले इंसान हूँ और पहले हिंदुस्तान। और ये
समय हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का है। नहीं तो मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मेरा क्या रुतबा था आप सब लोगों ने देखा है। कोई कुर्सी छोड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन पार्टी के बारे में जब आप सब लोगों ने तभी आपके इस जवान से आई बात कि कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस को हमें पता था कि कांग्रेस हर गांव में है, हर इंसान के दिल में है, हर इंसान के दिमाग में है। सिर्फ कांग्रेस उनके तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए राहुल जी और सोनिया जी ने मुझे जवाबदारी दी। हमने बोला कि ठीक है, हम कुर्सी छोड़ देंगे, हम इधर आ जाएंगे। आज मैं यही कह रहा हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत के आधार पर आप सबके आशीर्वाद से जो भी बाई इलेक्शन में भी जिसका इस भाई ने उल्लेख किया कि लोगों ने उसको आशीर्वाद के रूप से मुझे कांग्रेस पार्टी को ताकत दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये समय जो है, ये जो मुद्दे आपका एजेंडा जो है आपके माध्यम से ठाकुर साहब ने मुझे दिए, मैं कल ही मुख्यमंत्री के पास 5:30 बजे एक वाल्मीकि समाज का मीटिंग, आज ही मैंने उनको लिया, अभी आते आते उनका फोन आया था, तो 5:30 बजे मैं उनके पास जा रहा हूँ। 5:30 बजे कल मैं उनको एजेंडा आपका दूंगा, मेरा लेटर लगा के दूंगा और मैं उनको कहूँगा ये इसके लिए एक अलग से मीटिंग आपके पास लगाइए। और मुझे हमारे, क्योंकि आखिरी हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में सबको जीने का, जो हिंदुस्तानी सबको जीने का अधिकार, उनके अधिकार जो है उनको मिलना चाहिए, जो क्योंकि हमारी देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके आधार पर ये सब होना चाहिए। और रही बात जैसे भाई साहब ने कहा कि उस समय में जो भी कोई आतंकवाद होता तो हमारे मुस्लिमों को ही उसमें टारगेट किया जाता था। वो समय को भी आप याद करो। आखिरी हमारे यहाँ का पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, वो हमारे यहाँ पे पुलिस कमिश्नर था, लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल हुआ उसने कुर्सी छोड़कर वो पार्लियामेंट पहुंच गया। ऐसे कितने अधिकारी का नाम बताऊं? ये षड्यंत्र एक दिन का नहीं है, ये लास्ट 74 इयर्स के षड्यंत्र है। और आज कांग्रेस ने सबक ले लिया उस विषय का। मैं मुस्लिम और हिंदू में नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए मैं इनडायरेक्टली इस बात को खुलासा करना चाहता हूँ। वो बात मेरी मैडम सोनिया जी से, मेरे राहुल जी से, प्रियंका जी से इस विषय पर हमारी पूरी चर्चा हुई कि हम लोग, हमारा देश को, हमारे सब लोग हमारे, क्योंकि हमने सर्वधर्म की, हमने संविधान की कसम खाई है, सबको लेके चलने की बात की है और वही बात में हम बस, हम अपना कौन है पराया कौन है ये हम समझ नहीं सकते। मैं सत्यपाल का एक बम्बई का एक इसलिए उदाहरण, ऐसे कितने पार्लियामेंट में था, मैं कितने लोगों का उदाहरण दूं, मैंने पास से देखा वो सब बात को। ये लोगों ने अपने बेटे को उसके बाद में जाके किया। हमारा सिविल सर्विस था, सिविल सर्विस को तोड़ दिया हमने, डायरेक्ट उनके आरएसएस के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे वो पोस्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आखिरी मूवमेंट को कौन चलाते? ये चलाते ना। मिलिट्री में रहने वाला वो जो हमारे मालेगांव में हत्याकांड किया, जो स्फोट किया था, आज पता है आपको, बॉर्डर का मुखिया बना हुआ है, कर्नल पुरोहित। बॉर्डर का मुखिया, मैंने वो जो अजीम डोभाल के बाद क्यों नहीं किया? इस तरह की व्यवस्था अपने देश में बनी थी। हम लोगों ने इस बात पर सबक लिया है। ये जो घटना है, जो आपके दिलो दिमाग में बैठी बात है, उसका दर्द हमें भी, हमें नहीं है ऐसा नहीं है। इस बारे में हमारे चर्चा पूरा डिस्कशन हुआ, यहाँ पे ओपनली मैं नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन इस विषय में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया। हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते कांग्रेस, देश की संवैधानिक व्यवस्था को संभालना चाहती कांग्रेस, जो इतने साल चलाते आई है। लेकिन जो गलतियां हमारे से हुई है, क्योंकि ये ठोकर लगना भी हमें जरूरी थी, नहीं थी, ये बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने तो जाहिर में हमने कहा कि हमारी गलतियां हुई। जब मीडिया में भी जब इंटरव्यू हुआ, हमारी गलतियां हुई। गलतियां मान्य करना कोई गलत थोड़ी है, हाँ गलतियां हुई है, लेकिन आप उसको सुधार के हम लोग बिल्कुल सही आएंगे। और जो भी हमारे अधिकार है,
हमारे मुस्लिम समाज का अधिकार है, हमारे मुस्लिम समाज के ओबीसी समाज का अधिकार है, हमारे मच्छीमारों के जो अधिकार है, ये सब व्यवस्था को। अब पहली बात रही तो तुम कमीशन की बात, जो महामंडल जो है हमारे कॉर्पोरेशन जो रहते हैं, ये कॉर्पोरेशन कांग्रेस ने उस समय में उस समाज के विकास के लिए बनाया। उससे जब शुरुआत हुई तो उसमें अच्छी बड़ी फाइनेंशियल पोजीशन में रहती थी, लेकिन मिक्स गवर्नमेंट आने के बाद सरकार चलाने में जो जो तकलीफें आई है वो आप लोग देखते हैं। आज भी हम लोग, जैसे नसीम भाई ने कहा कि आज भी हमारी ये सरकार में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, क्या है, ये बात का विषय है। थोड़ा बदलाव अभी ये जिला पंचायत के इलेक्शन के बाद शुरू। आपने जब ये कहा कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस खुद के अस्तित्व की नहीं लड़ाई लड़ रही। कल सोनिया जी का स्टेटमेंट आपने देखा हो, सोनिया जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई जो भी बात है तुम मेरे पास करो, हम लोग जो भी करना है करेंगे, लड़ेंगे। अरे गांधी परिवार ने इस देश को दिया ही है, दिया कुछ नहीं। आज भी राहुल गांधी वही स्टाइल में, वही अपना कुर्ता पजामा, वही अपना ये पूरे 60 साल उस परिवार की इसमें सत्ता रही, लेकिन चाय वाले का लड़का आज दिन में 10 सूट बदल देता। और रही बात, जब डॉक्टर साहब ने बात बताई कि परसों दशहरा का भाषण नागपुर में हुआ, वहां तो पूरे स्वतंत्र वीर रेशिन बाग पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हर बार उनका समरसता का भाषण होता था कि हम समरसता लाना चाहते हैं। समरसता है ना, उसका कि हमारे नहीं, इक्विटी नहीं बोलते उसको, उनके लैंग्वेज में नहीं, उनके लैंग्वेज में वर्ण भेद के आधार पर ये हम जाति भेद का जो ये है वो उनका समरसता का अर्थ उनका वो है। क्षत्रिय ब्राह्मण, इस बार उन्होंने समता का उल्लेख किया। मैंने एक चैनल को कहा कि बड़ा अच्छा भाषण किया मोहन भागवत जी ने, और इस बार हमारे मुस्लिम भाई को ईद मिलाद दुनी के अगर उनको शुभकामना दे तो बहुत अच्छा होगा। वो दे तो अच्छा होगा ना, क्योंकि आज एक तरफ तुम एक तरफ की बात करते हैं, हम संविधान के आधार पे बात करते हैं, तो समता है हमारे, बंधुत्व है हमारे इसमें। एक तरफ तुम समरसता की बात करते हो, एक आज इस बार पहली बार तुम समता की बात करते हो, तो मुस्लिम समाज को ईद के दिन मुबारक देना चाहिए। वो नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुस्लिमों को अगर उनमें मुबारक दी तो हमारे हिंदू का उल्टा क्या। दोगली नीति करने वाले लोग जो है वो किसी के नहीं हो। मेरा एक ही आपको ये कहना है कि ये हमारे हिंदुस्तान की आजादी की जो लड़ाई को लेकर सब धर्म के लोगों ने उस समय लड़े थे, उसमें हम लोगों को आजादी प्राप्त हुई, और जो संविधान हमें मिला है वो संविधान के आधार पर तुम और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। अगर वही व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो समय आ गया। मैं श्रीलंका की बात कर रहा था, नहीं अभी श्रीलंका में देखो आप, पूरा फौज मिलिट्री की लगी श्रीलंका। अभी जैसे पोर्ट की बात कभी कोई कर रहा था, अगर इसका आपने ड्रग्स के बारे में बात आप कर रहे थे भाईजान, अब मुंद्रा पोर्ट पे 21,000 करोड़ का ड्रग आ जाता है, तो ये तो गलती से ओपन हुआ, गलती से। और शाहरुख खान के लड़के के पास कुछ नहीं मिला तो भी उसको 10 बार बजा रहे हो घंटी। उसको 21,000 करोड़ का ड्रग आया हमारे देश में, एक बार आया, कितने बार आया पता नहीं। कितने पोर्ट अभी जितने बचे हैं वो पोर्ट का भी ऑप्शन निकाला, वो भी लेगा, पता नहीं। और श्रीलंका के श्रीलंका का पोर्ट का भी मेंटेनेंस का काम अदानी को मिला, चाइना ने दिया उसको। अब मुझे ये बताइए कि हमारे देश का सीक्रेट जो है, क्योंकि पोर्ट भी जो होते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट है वैसे ये हमारे समंदर के पोर्ट भी, जैसे समुद्र में मछली पकड़ते ये लोगों को ज्यादा पता है कैसे सिक्योरिटी रहती है वहां पर और कैसे कैसे रहता है, तो उसका पूरा सीक्रेट उनके पास रहता है। तो ये अगर चाइना को हमारा सीक्रेट, कल तक तो हम हिमालय से बचते थे,
अगर कल समंदर के रास्ते से और चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था 10 दिन के अंदर हम कभी भी हमला कर सकते हैं, या ऐसे समय में तुम और क्या कर सकते? हम बहुत मुसीबत में हैं। मैं आप लोगों को कहता, मैं तुम्हारी जब से बात शांति से सुन रहा था, क्योंकि हम लोग वही धारा में चल रहे, लेकिन हमारा खतरे के बारे में हम लोग कर रहे थे। कोरोना आया उस समय में हमारे को खतरा आने वाला ऐसा थोड़ी था। कितने लोग गए अपने, इसमें कोई जात धर्म थोड़ी चला। तो ये समय मुझे लगता है, और मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे जमीन का कार्य करता हूँ, मैं कोई राजकीय परिवार का या संस्थानिक नहीं। मेरी लड़ाई हमेशा आम पब्लिक के लिए रही है और लोगों के अधिकार की रही है। और आपके आशीर्वाद ऊपर वाले के कर्म से कल महाराष्ट्र में 2024 में और देश में भी, क्योंकि हमें लाना ही पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं कि हमको कोई कंपलसरी नहीं है, आज हमें कंपलसरी है। बचेंगे तो लड़ेंगे ना। यस, मैं इसको पॉलिटिकली और अदरवाइज मत लो। हम थोड़े फायदे के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा नुकसान बिल्कुल तय है। मैंने उनको पास से देखा हूं। ये तो 2 साल की सांसद बची थी। मुझे इतना ही पॉलिटिकल ये रहता तो मैं आखिरी में छोड़ता ना। ये सबको, इनको ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, इनको देश को तबाह करना है। अगर हिंदुस्तान को तबाह करने वालों को अगर हम लोग हमारे वोट के बाइफरकेशन, हमारे विभाजन से अगर हम उनको मौका दें तो मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं बचा सकता। सत्ता में समय समय के बाद सब लोगों को सोचने का, मैं बता रहा हूं ना कि अगर ये दलवी के पिताजी होंगे तो दलवी से उनके विचार अलग होंगे, दलवी के अलग विचार आएंगे। डॉक्टर साहब के पिताजी अलग, उनके विचारधारा के होंगे। आखिरी परिवार तो एक ही है। ये अच्छा कर सकते हो, पिताजी से भी अच्छा कर सकते हैं, या पिताजी से बुरा कर सकते हैं। हमारे सत्ता परिवर्तन, सत्ता ने आदमी बदल गए चेयर पे, पार्टी के लोग रहे, कुछ लोगों की नहीं सोच रही, तो उसे पूरे कांग्रेस पार्टी ने बुरा किया, ऐसा कैसा बोल सकते? सोच के बात रहता ना। आखिरी मैं लीडरशिप की बात कहता हूँ। जैसे आपने कहा कि अंतुले साहब, मैं कल महाड़ में था, कल मैंने वहां पे भी उल्लेख किया। वो ये तटकरे बहुत अपनी कहानी बता रहा था। मैं आखिरी अंतुले साहब के विचार के आधार पर चलो तो तुम्हारा भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि आज समय वो नहीं है। आखिरी ये सब व्यवस्था को, मैं लीडरशिप को मैं तो मेरी कोशिश रहती कि नहीं तो मैं जैसे अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने कई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष देखा कि उनके कैबिन में भी कोई नहीं घुसता था। तो बाहर में अध्यक्ष के कैबिन में कहाँ आते थे? बाहर के बैठो जनरल सेक्रेटरी और उनके साथ में, और फिर चिट्ठी देंगे, बुलाएंगे तब जा सकते। मेरे यहाँ तो फटा आदमी भी मेरे कैबिन में घुस जाता। वेरी गुड। तो नहीं, आखिरी हम आवाम के लिए जीते हैं, हम खुद के लिए। और ऐसे समय में हम सब लोगों को मिलके, और मैं विश्वास देता हूं तुमको, बड़ा बदल अपन लाएंगे, बड़ा बदल अपन लाएंगे। जो चाहिए, जो उनके अधिकार है, क्योंकि हम जो यहाँ पे जब से बात हो रही थी हमारे अधिकार की बात, जो हमें अधिकार मिले वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये उसके बारे में बात हो रही। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें मिलना ही चाहिए। और मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि उसमें बहुत दिक्कत। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं देश के राजकारण में भी रहा हूँ, तो मैंने पास से पूरा देश देखा। मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हर राज्य में मैं जाके आया। हर राज्य, यूपी के कोई जिला नहीं बचा होगा, बिहार का कोई जिला नहीं बचा होगा, साउथ के कोई जिले नहीं बचे होंगे, नॉर्थ इधर तुम्हारे अरुणाचल से लेके उधर पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह में गया। तो मैंने देखा कि जितना महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लोग अच्छे हैं, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अच्छी है, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन इसका यूटिलाइज बराबर नहीं होता। जो होता है वो आप सबको पता है, पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा पता है, गुना के लोगों को। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि एक बदलाव के साथ हम सब लोग साथ में रहेंगे, और हम सब
मुझे लगता है कि मैं कोई संस्थानिक आदमी नहीं हूँ, मुझे लड़ाई जो लड़ना है, क्योंकि मैं अगर अभी तो मैं जितना राहुल जी के बाद में देश में मैं दूसरे नंबर पे हूँ कि आरएसएस के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर रोज हम लोग लड़ाई करते हैं। तो मैं तो अभी तक तो जेल में रह जाता, ईडी लग जाती मेरे घर पे और मेरा पूरा ये हो जाता तो कितने लोगों का कैसे परेशान कर मेरे कितना घर का, मैं जिस दिन उसको गाली दे के निकला मोदी को, तो मेरे घर के सर्च, मेरे घर का सब, मेरे खानदान का सर्च, क्योंकि वो कर लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कांच का मकान बनाया नहीं, तो हमारी लड़ाई किसी नहीं की, तो हमारी खुली किताब है। हम इतना ही करते हैं कि आज जो आप लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, महाराष्ट्र की जनता का विश्वास हमारे प्रति है, हम कांग्रेस की विचारधारा को, जो सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा को आगे लेके जाने का काम मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता करके कर रहा हूँ। मैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होकर के वो हिस्से में आम पब्लिक के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कल ये सरकार में क्या होगा कि नहीं होगा, मुझे आज मैं तुम्हारे को ऐसा कोई, क्योंकि मैं वादा करूंगा तो पूरा ही करूंगा, फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी तो फिर पाटंगर साहब बोलेंगे कि तुमने सरकार क्यों गिराई। ये समय जो है ये सरकार गिराने का नहीं है, ये समय बीजेपी को रोककर आगे जाने का है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को 2 मिनट लगता है ये समान, लेकिन मुझे समझता है कि ये समय नहीं है, ये लड़ाई का समय नहीं है। मुझे ये समय जो है ये हम सबको लेके चलकर आगे जाना है। और मेरी तकलीफ बहुत है, सरकार में भी बैठे लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन अब क्या करूं, मेरी आदत है लोगों के लिए लड़ने की, तो इसलिए हम सब लोग जो भी आज, और मैं ठाकुर साहब आपको भी ये कहता हूँ कि ये कमीशन जो है, क्योंकि उसमें भी लड़ाई ऐसी चल रही है कि शिवसेना भी मांग रही है, राष्ट्रवादी भी कमीशन मांग रही है, कांग्रेस भी हम मांग रहे हैं, अभी तक भी इसका बंटवारा नहीं। ये अगर मैं आपको वादा करूं और कल हमारे को नहीं मिला, तो मैं वादा भी करने वाला आदमी नहीं, मैं जो है वो सीधा बोलूंगा। और जिस दिन हमारे हाथ में आ गया समझ लो, तो आपको ही बनना ये कमीशन का, उसमें कोई दो नहीं, इसमें लड़ाई शुरू है। अब वो क्या होता है ये, और मेरे को ये ऐसे लड़ाई वाली सरकारें अच्छी भी नहीं लगती, सीधा लोगों की सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकारें अच्छी लगती, फटाफट यार, तो ठीक है। पर मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अपना महाराष्ट्र, क्योंकि जब कहा गया कि महाराष्ट्र सबसे अच्छा स्टेट हमारा है, तो बिल्कुल है, आपके बात से मैं सहमत हूँ कि महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं है, बाकी राज्यों में बहुत है और अपने राज्य में वो नहीं है। कोशिशें की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो रिस्पॉन्स करते नहीं। और ड्रग्स के मैटर में अभी तो उन लोगों की नीयत ऐसी है कि पूरे देश को ही नशेला बना के छोड़ दो, जो अंग्रेज करते थे ना, अंग्रेज का आपको इसकी पता होगा, तो अंग्रेज भी यही करते थे, बट हिंदुस्तान की जनता को ऐसी अफीम को इसमें डाल के दूंगे में उनको अपना काम करा ले, पारसी लोग करते थे। वही समय आज हिंदुस्तान का है। और इसलिए ये सब व्यवस्था को बंद करने का जो है, क्योंकि अभी जो भी है कि पुलिस में भी काम करवाना, अभी फोन करना पुलिस को, अभी नसीम भाई एक काम बता रहे, तुम लोग अधिकारी को बुला लेंगे, IAS अधिकारी को, मैं उसको IPS अधिकारी को बुला के उसको बोलेंगे। तो आजकल बहुत खतरनाक काम हो गए कि तुरंत कुछ न कुछ उसका उन लोग वार करने में एक्सपर्ट है, पेपर में लाकर। तो ये सब मामले को हम समझते हैं, लेकिन हमारा जो डेमोक्रेसी का जो अंदाज है, वो अंदाज को भी हम नहीं भूलते। ये हमने लड़ लिया है, हमने कर लिया है, वो समय नहीं है। बस डेमोक्रेसी का अंदाज तो रखना ही चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी को हमेशा हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, ये कोशिश के साथ हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप सबसे एक सेकंड बैठिए,
राणा ने जो बातें की है और उन्होंने जो एक हमारे सब कन्वीनर्स को और हमारे जो आगे हैं सब मेंबर्स को एक उम्मीद रखिए राणा के, और हम उनकी मजबूरी जानते हैं कि 3 लोगों की मिलकर सरकार है, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो भी उनसे होगा वो करेंगे। और मैं यूसुफ भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए बहुत प्यारी मीटिंग हो गई माशाल्लाह, काफी बातें हुई, काफी डिस्कशन यहाँ से हुआ। और एक ये है कि कुछ बातें ये हुई कि हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक बार पूरी ताकत दे तो उसके बाद आप बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कांग्रेस नंबर 1 पे आएंगे तो आपकी हर बात मानेंगे।